नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप। आज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज के मंच पर एक ऐसी शख्सियत पहुंची है जो गाने बजाने का शौक रखते हैं और जब ये गाते हैं तो रातों रात लोग प्रधानमंत्री भी बनते हैं और मुख्यमंत्री भी बनते हैं। गीतों के जरिए इनका नाम भी खूब हुआ और जब सियासत में इन्होंने एंट्री मारी तो कहीं ना कहीं बदनाम भी खूब हुए। हम बात कर रहे हैं रॉकी मित्तल की और रॉकी मित्तल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में स्वागत है जी आपका। आप सब लोगों का, सारे श्रोताओं का धन्यवाद। श्रोताओं का सर, शुरुआत आपके गाने बजाने से ही करते हैं। गीत आप गाते हैं, बड़े ही धाकड़ दमदार गीत होते हैं। मुख्यमंत्री भी आपने गीतों से बना दिए, प्रचार कर दिया, प्रधानमंत्री भी आपने बना दिए, तस्वीरें आपकी प्रधानमंत्री तक के साथ थी, विवाद भी जुड़े। लेकिन सबसे पहले जानना चाहूंगा, गाने का शौक कहां से पैदा हुआ था जी? मैं जब स्कूल में पढ़ता था, तीसरी और चौथी क्लास में, जब से मैं गीत गाता था और गीत बनाता था, चुटकुले वगैरह गाता था। जैसे मैंने 10वीं कंप्लीट की तो पापा मेरे आड़ती हैं और मेरे को बिजनेस में डालना चाहते थे, लेकिन मैंने घर वालों से आउट होकर मैंने म्यूजिक इंडस्ट्री को चुना और म्यूजिक इंडस्ट्री में मैंने काफी नाम कमाया। मेरी सुरतार और मित्तल कंपनी थी। मैंने 10,000 के आसपास गाने लिखे। तो जब लगा कि मुझे नहीं आ रही, इससे कुछ आगे करना है, तो मैंने मोदी जी के गीत लिखा था। 2012 में पीएम बनेगा नरेंद्र मोदी जी, बिल्कुल। तो उस टाइम तो मोदी जी भी हैरान हुए थे जब पहली बार मिले थे। तो उसके बाद एक एक करके जब तक मोदी जी पीएम नहीं बने, मैंने 30 गीत गाए और मोदी जी पीएम बन गए। फिर मैंने एक बार वसुंधरा जी का गीत गाया था, वो सीएम बनी थी। मैंने खट्टर साहब के लिए भी गाने गाए और बनने के बाद तो काफी, जब मैंने 2018 में इनकी पब्लिसिटी का काम देखता था, हमारा एक प्रोग्राम था एक और सुधार, उस टाइम हरियाणा के सीएम की पब्लिसिटी इंडिया में नंबर 1 पे थी। लेकिन इनको जब लगा कि रॉकी मित्तल बहुत पॉपुलर हो गया, तो जो कहते हैं ना कि दूसरी जो गैंग होती है जो देखती है कि नहीं तो फेमस हो जाएगा, हमारी छुट्टी हो जाएगी, उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत मेरे को अंदर कर दिया और फिर 21 दिन के बाद बाहर निकाल के यूं किया कि इस पे तो कोई केस ही नहीं बनता था, अपने आप ही केस कर दिया, फिर अपने आप ही झूठा साबित कर दिया। अब वो मैंने मानवाधिकार में भी डाली है एप्लीकेशन, पीएमओ में भी डाली है और अमित शाह जी को भी डाली है और उस पर जल्द कार्रवाई होगी और मैं अभी हाई कोर्ट भी जाने वाला हूं मैं, ताकि इनको पता लगे कि एक रॉकी मित्तल पे इतनी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। वो कहते हैं ना, गीत भी गाओ और जूते भी खाओ, वो मेरे साथ हुआ। हाईकोर्ट किसके खिलाफ जाएंगे? सीएम साहब के खिलाफ जाएंगे, पुलिस के खिलाफ जाएंगे? पुलिस के खिलाफ जाऊंगा, उस जज के खिलाफ जाऊंगा, जो षड्यंत्रकारी है उनके खिलाफ जाऊंगा, क्योंकि ऐसे तो कोई किसी को भी अंदर डाल देगा। वो तो इनके साथ तो वो बात हुई ना, इनका कोई सगा नहीं जो इन्होंने ठगा नहीं, तो भैया कोई किसी को तो छोड़ दो। रॉकी मित्तल ने इतना काम किया जब तो इनको कोई जानता भी नहीं था। हरियाणा के अंदर भी बीजेपी आएगी। मैंने घर घर जाके, हर मंच पे जाके, कश्मीर से कन्याकुमारी तक काम किया, 10 साल की मेहनत। अब मेरे घर वालों पे क्या दिल पे बीती। और जब मैं अंदर गया, इन्होंने मेरा इनकाउंटर करने की पूरी कोशिश की जी। मेरे को झूठे केस में जयपुर तक ले गए कि जयपुर बत्ती चोरी करके दे आया। अरे जज ने पहले लिखा हुआ कि कोई मेरी बत्ती चोरी नहीं हुई, पहले लिखा हुआ कि मैं छुट्टी पे हूं, फिर ऑन ड्यूटी दिखा दिया, बत्ती भी चोरी दिखा दी। पुलिस मेरे को 100 पुलिस वाले लेके जा रहे हैं, जयपुर लेके जा रहे हैं। 11-11, 12-12 बजे एक डीएसपी आके मेरे को गन पॉइंट पे धमकियां दे रहा है, तेरे पे दूसरे केस भी लगा देंगे, ऐसा भी कर देंगे। वो सारा मैंने आगे भेज दिया। सबको लपेटने की तैयारी में है। अरे मेरे को तो निपटाने की तैयारी में थी कि रॉकी मित्तल को खत्म करना है, क्योंकि इनको जो कोई पॉपुलर दिखता है, कोई भी दिखता है कि आगे चला जाएगा, उसके पीछे लग जाते हैं हाथ धो के कि इसको खत्म करो। क्योंकि मैंने 1500 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार का हिसाब मांगा था और वो जिससे हिसाब मांगा था वो हरियाणा का भी नहीं है, वो बाहर का ओएसडी है। तो उसको एकदम पता नहीं, एकदम गैंग बनाई, पूरी सिस्टम बनाया। पुलिस, जब पुलिस भी इनकी हो जाए, न्यायालय भी इनका हो जाए और पावर भी इनकी हो जाए, तो फिर मेरी औकात क्या है? जो मर्जी कर दे, मर्डर करे, कुछ भी करे। मैं तो कहता हूं, जो तुम्हारे पहले क्या होता था, कोई किसी के खिलाफ बोलता था भ्रष्टाचार के, वो आगे से जवाब देता था कि नहीं भैया हमने भ्रष्टाचार नहीं किया, वो जांच कराएंगे। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा नहीं होता, उसको तो ठा करते हैं, बोले इस पे 2-4 केस बना दो। भ्रष्टाचारी है सरकार, मान ले हम। नहीं, देखो मेरी बात सुनो, मैंने तो देखो हिसाब मांगा था, अरे ओपनली भी नहीं मांगा था, अंदर बाद में पेपर मैंने जारी किया। अब जैसे किसी ब्राह्मण का बक्कल उतार दिया, किसी बढ़िया का उतार दिया, किसी गरीब का उतार दिया, जितना ही बक्कल उतारने का शौक है ना भाई साहब, वो टिकैत साहब डेली कहते हैं, वो है ना दबंग, बिल्कुल, उनका उतार लो, पता लग जाएगा, वो तुम्हारा उतारेंगे कि वो तुम उसका उतारोगे। भैया बराबर के आदमियों से टक्कर लेनी चाहिए, जो कहते हैं कि हाँ मैं बराबर का हूं। अब रॉकी मित्तल क्या है बेचारा, एक शरीफ आदमी है, लेकिन उस टाइम तो रॉकी मित्तल बड़ी बुलंदी पे, आज भी बुलंदे पे हूं, डरता नहीं हूं। इनको गलत फहमी थी कि बड़ियों का लड़का डर जाएगा, लेकिन इनको गलत फहमी थी, इनको इतिहास नहीं पढ़ा अग्रवाल होगा। लाला लाजपत राय भी अग्रवाल है, वही बढ़िया था। इनको इतिहास पढ़ के पंगा लेना चाहिए था कि हर बंदा डरपोक नहीं होता। और वही इन्होंने गलती करी। मैंने गाना गाया
एमएलए मंत्री रोते फिरते अधिकारियों की मनमानी। ये साबित किया कृष्ण मिड्ढा जी ने, जो विधायक है जींद के। उन्होंने बोला कुछ दिन पहले, आपने वीडियो जारी देखी होगी, कि जींद के अधिकारियों से बढ़िया तो आतंकवादी हैं। यदि यही बात मैं बोल देता ना, मेरे को जेल में ठोक देते सीएम साहब। उसको किया कुछ। इसका मतलब मेरी बात सच थी कि एमएलए भी रोते फिरते हैं। आज मंत्रियों की बात की जाए, एक अनिल विज जी को छोड़कर आप एक मंत्री का नाम बताओ ना जो पूरे हरियाणा में पॉपुलर है, जिसका लोग नाम लेते हैं। सर मंत्रियों पे भी आएंगे। आपने ओएसडी की एक बात करी, नीरज दफ्तवार का नाम इन दिनों बड़ा चर्चाओं में है। कल परसों हमने अखबार में देखा कि करनाल में जो किसानों का एपिसोड हुआ, उसे निपटवाने में इनका बहुत बड़ा रोल था। आप सेक्रेटरीएट में भी बैठे हैं, नीरज दफ्तवार नाम से आप बड़े अच्छी तरह वाकिफ हैं, थोड़ा प्रकाश डालेंगे उन पर? एक बात बताओ, किसानों ने बोला कि हमारी ये मांगे हैं, वो मांगे सरकार ने मान ली, फिर इसके अंदर बीच के बिचौलियों की क्या जरूरत है? वो तो चाहे एसएचओ लेवल का आदमी कर दे, चाहे एसडीएम कर दे, कोई भी कर दे। ये बाप से मैंने पैसे लेने हैं और आप मेरे को बोलो लो आपके पैसे, फिर उसमें बिचौलियों की क्या जरूरत है? भैया इसका मतलब तो ये हुआ ना कि मैं सही बात कह रहा था कि जो हमारे हरियाणा के नेताओं की नहीं चलती, बाहरी लोगों की चलती है। नीरज दफ्तवार आउट ऑफ स्टेट का है, और मैं तो यूं कहूंगा कि सरकार ही वो चलाता है, सीएम ही वो है। और जो मेरे पर षड्यंत्र रचा था वो सारा नीरज दफ्तवार जी ने ही रचा था। और उसने ये भी बोला था कि दोबारा कभी मुंह खोला तो तेरे को 2-4 केस और चेप देंगे। और उसके बाद मैं पहली बार बोल रहा हूं, मुझे डर नहीं है, चेप दे भाई केस। मैं तो कोई दफ्तवार जी गोली ठोकना शुरू कर दो, सीधी गोली मारो, टैंक भी नहीं एक दो, सीधा तोप से उड़ा दो, लेकिन मैं तो नहीं डरूंगा। एक बात बताओ, इसका मतलब सीएम साहब के पास हरियाणा के अंदर कोई लीडर नहीं है जो एक ओएसडी सारे फैसले करेगा? तो फिर ये एमएलए रखे इतने मंत्री हैं, फिर ये क्या काम करेंगे? मंत्रियों को तो किसान काले झंडे दिखा रहे हैं, देखकर भी खुश नहीं है। एक बात बताओ, जब सारे फैसले ही ओएसडी करे, फिर ओएसडी से कैसे खुश है भाई? ओएसडी मैंने तो नहीं सुना कि कोई ओएसडी जाके वहां फैसला करवा रहा था। आपने सुना तो बता दो, कोई ओएसडी गया भी नहीं। ये पता क्या होता है, जो मीडिया में कुछ लोगों को एक चापलूसी की भी एक आदत होती है। जो बंदा गया ही नहीं, कुछ भी नहीं किया कि उसने वो फैसला करवाया, इसका मतलब पता क्या होता है? ये हरियाणा के नेताओं की बेइज्जती कर रहे हैं। अखबारों में ऐसी चीजें छाप के हरियाणा के नेताओं की बेइज्जती कर रहे हैं। हमारे मंत्री हैं, 40 विधायक हैं, निर्दलीय भी हैं, जेजेपी वालों ने भी हमारे को सपोर्ट किया हुआ। इसका मतलब कोई वो नहीं है, इसका मतलब कोई भी काम करने का वो नहीं है, देखो काम करे। इसका मतलब कोई भी किसी में इतना दम नहीं है कि वो किसानों से बात करके बैठ के निपटा दे। वे सारे काम जितनी सरकार भी दफ्तवार जी चलाएंगे, जितने किसानों के मुद्दे वो भी निपटाएंगे। और यदि कोई रोकी मित्तल जैसा कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेगा, उस पर केस कर देंगे। ये कौन सा लोकतंत्र है? मैं तो एक बात कहता हूं कि यदि ऐसा लगता है कि नेताओं पे भरोसा नहीं है, मैं कहता हूं राष्ट्रपति शासन लागू करो और सरकार अधिकारी चलाए। क्या दिक्कत आ रही है? जरूरत क्या है? ये बात वही रोकी मित्तल बोल रहा है जो मोदी साहब की प्रशंसा करते थे। मैं मोदी जी के साथ आज भी खड़ा हूं, बीजेपी के साथ आज भी खड़ा हूं। राष्ट्रपति शासन मैं योगी जी के गीत बनाऊंगा। मैं कहता राज्यपाल तो ही नहीं बोलाना चाहिए सीएम साहब को, राज्यपाल तो यही रहेंगे, ये जो उनके सलाहकार है वो दफ्तवार जी यही रहेंगे। मैं तो ये कहता हूं कि भाई इतना ताम झाम मंत्रियों के क्यों दे रखा है? क्यों चुनाव पे करोड़ रुपए खर्च करते हैं जब चलनी नहीं विचारों की? आज किसी भी एमएलए को लेके देख लो, एक एमएलए का मैं नाम नहीं लूंगा, मेरा दोस्त है, ठीक है, वो सुन भी रहा होगा, समझ भी जाएगा। वो एक हवलदार को कॉल करता है किसी काम के लिए, उसका पीए उसके पास गया है, अरे कहता नहीं नहीं तेरे जैसे बहुत आते हैं, मैं नहीं सुनता किसी की। तो हिसाब लगा लो कि बेचारे एक विधायक की क्या पावर है। आज एक मंत्री को छोड़कर पूरे हरियाणा में दिखाओ ना कि दूसरा भी कोई मंत्री है। वही मंत्री आवाज भी उठा रहे हैं कि एमएलए को बराबर का अधिकार मिले, अफसर सुने, कड़ी चेतावनी भी दे रहे हैं। अनिल विज जी एक ऐसे, मैं कहता हूं कोई तो कहता गब्बर जी, मैं कहता हूं शेर बब्बर, फिर गब्बर। अरे एक को छोड़कर बाकी एक का तो नाम बताओ आप। वो सुन रहे हैं। जिस टाइम मेरे को जेल में डाला, मेरे परिवार के लोग जब हिसाब से मिले, उन्होंने बयान भी दिए, एसआईटी गठित भी करी, न्याय भी दिलवाया। ना तो कोई सत्ता का आदमी आया नेता, ना विपक्ष का आया, जैसे फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं। एक इतना डर बैठा दिया, विपक्ष वाले भी नहीं बोल रहे, बिल्कुल नहीं, विपक्ष वाला भी कोई नहीं बोल रहा, कोई मुद्दे नहीं उठा रहा। अरे एक सोचो कि खुद मोदी जी ने एक बयान दिया था, उनकी आज भी सुन के देखना, कि जिस देश में विपक्ष मजबूत है वो देश सबसे ज्यादा तरक्की करता है। खुद मोदी जी कहते हैं कि विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि विपक्ष मुद्दे उठाता है, फिर सरकारें ठीक करती है। लेकिन विपक्ष आज की डेट में आप वाली बात कह रहा है कि हमने आवाज उठाई तो अंदर कर देंगे। ये नहीं, विपक्ष में कोई आवाज नहीं। ऐसा यदि विपक्ष को इतना डर लगता है ना, उन्होंने नेतागिरी छोड़ देनी चाहिए। लोग कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस विपक्ष में है, क्योंकि इन लोगों को तो एक विधायक था इस्तीफा दे गया।
जो ज्यादा वो साथ में सरकार के, एक दो को छोड़कर। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कांग्रेस की? किसी भी नेता से पूछ लो कांग्रेस वालों को, वो कहता मैं तो हुड्डा साहब का आदमी हूँ, मैं तो सुरजेवाला जी का आदमी हूँ, मैं किरण चौधरी जी का आदमी हूँ, मैं कुलदीप बिश्नोई जी का आदमी हूँ, मैं शैलजा जी का आदमी हूँ। मुझे तो लगता नहीं कोई कांग्रेस का तो है ही नहीं, कोई कांग्रेस का तो है ही नहीं। तो साथ देश में सरकार मोदी की है, बीजेपी की नहीं है, यही कहना चाह रहे हो? जैसे देश में सरकार मोदी की है, बीजेपी की नहीं है। नहीं, हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार है। अभी आपको जल्दी देख लेना, हरियाणा के लोगों के साथ भी न्याय होगा। और जो हरियाणा की जनता मानो तराई तराई कर रही है। अब मैंने कल परसों आपके चैनल पे एक वो देख रहा था इंटरव्यू विज साहब का, और आप लोग जनता से पूछ रहे थे कि एक बंदा कह रहा था कि मैं पानीपत से आया हूं, तो उसने बोला कि बीच में सीएम सिटी भी आती है, और लेकिन वहां तो लोग टॉफियां देते हैं भाई, जबकि वहां संजय भाटिया जी भी हैं, विज साहब वहां पे एक एमएलए भी हैं जी, बिल्कुल है ना, और वहां पे डांडा साहब भी हैं जी। उसके बावजूद भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं विज साहब के पास। कोई तो खास बात है? सिर्फ पानीपत नहीं, पूरा हरियाणा लगभग से भी आ रहे जी, जगह से नेता वो लोग आ रहे हैं, चरखी दादरी पलवल तक से लोग आ रहे हैं। इसका मतलब कोई तो खास बात है, कोई तो दम है। एक बंदा रो रहा है, उसके आंसू पूछ रहे हैं, कहता मेरे सामने रोना नहीं है। कसम से वो आपका इंटरव्यू देखकर मेरा दिल भरा है, और मैंने उसी टाइम गाना लिखना शुरू कर दिया। मैंने आपका इंटरव्यू सुनता रहा और गाना लिखता रहा, और गाना अभी 17 तारीख को आ जाएगा, शाम को रिलीज करूंगा। अरे जिस इंसान ने मेरा साथ दिया, जब सत्ता पक्ष भी भाग गया, विपक्ष भी भाग गया, अरे जिनके लिए मैंने इतना काम किया वो मुझे जेल में डाल रहे हैं, उस पे भी तो उसके माँ बाप कितने रोए होंगे, उसका परिवार कितना रोया होगा। आज मैं जब योगी जी के गीत गाता हूं ना और किसी बात करता हूं, तो लोग मुझ पे कमेंट करते हैं कि तुझे शर्म आनी चाहिए। लोग मुझ पे कमेंट करते हैं, और सच में मुझे शर्म आनी चाहिए। मैं आज भी उस पार्टी के साथ खड़ा हूं जिस पार्टी ने मेरे को जेल भिजवाया। अरे जेल किसको? फिर अंग्रेजों मेरे मुगलों में आप में क्या फर्क रह गया? पंजाब में चुनाव आ रहे हैं, बीजेपी के लिए गीत वहां पर गाएंगे? मैं कहीं कोई गीत नहीं गा रहा। मैं ये जो विज साहब का गीत है ना, या योगी जी के गीत है, मैं किसी विशेष पर्सन के लिए गा रहा हूं, पार्टी के लिए नहीं गा रहा। पार्टी के लिए गीत जब गाऊंगा जब मोदी जी मुझे न्याय देंगे, इससे पहले कोई गीत नहीं गाऊंगा। काफी लंबा मैं दर्शकों को एक बात कहना चाहूंगा, विज साहब का जो गीत है वो पार्टी लाइन से हट गए, योगी जी के जितने गीत है वो पार्टी लाइन से हट करें। ये मैं पार्टी लाइन से हटकर मैं अपनी संतुष्टि के लिए अच्छे लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। विज साहब अच्छे हैं, मैं तो कहूँ कांग्रेस का कोई नेता अच्छा काम करना शुरू करे, वो हिंदुत्व की बात करे और राम मंदिर की बात करे, जैसे मोदी जी योगी जी काम कर रहे हैं ऐसे काम करे। मैं उनके गीत बनाता हूँ, वो काम तो करे। अब जो मान लो मुस्लिम तुष्टिकरण की बात करेगा, ईसाईकरण की बात करेगा, मैं उसके गीत, मैं एक हिंदू, अरे मैं बीजेपी के साथ क्यों आया? हम लोग क्यों आए? क्योंकि वो एक देश की बात करती है, देश हित की बात करती है, हिंदुत्व की बात करती है, अच्छा लगता है, और जो अच्छा लगेगा हम वही करेंगे। सीएम साहब को लेकर इन दिनों एक चर्चा बड़ी चल रही है, उसका हम जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन सीएम साहब से आपका खास लगाव रहा है, पीएम साहब से आपका खास लगाव रहा है। हरियाणा की सियासत आने वाले दिनों में आपको क्या लग रहा है, क्या रुख लेती हुई नजर आएगी? देखो मैं एक बात बोलूंगा, देखो सीएम साहब हमारे आदरणीय हरियाणा के राजा है, राजा राजा होता है, ठीक है, हम तो प्रजा है। पहले तो छोटे मोटे पद पे थे भी, अब तो प्रजा ही है। लेकिन जो ये चापलूस कैटेगरी के लोग हैं, और जो एक घेरा बना रखा है, जो बाहर नहीं निकलना चाहते, इनसे बाहर निकलना चाहिए, और जैसे विज साहब काम करते हैं ऐसे काम करना चाहिए। सेक्रेटरीएट में सारे पहले मुख्यमंत्री, मैंने कई मुख्यमंत्री देखे जो खुला दरबार लगाते थे जी। चौटाला साहब थे, हुड्डा साहब थे, बंसीलाल जी थे, सारे मैंने देखे जब बच्चे थे। लेकिन विशाल लगाते हैं, ऐसे खुले दरबार लगने चाहिए। एक बात बताओ, आप कहते हैं कि मंत्रियों को और एमएलए को कोई पब्लिक घुसने नहीं देती, बिल्कुल, लेकिन विज साहब के पास पूरे हरियाणा की पब्लिक कैसे आ रही है जी? एक वो नेता है आज जिनकी लोग शकल नहीं देखना चाहते, एक वो नेता है जिसके लोग दीवाने हैं, जिसके आगे अपनी फरियाद लेके आते हैं। मैं तो कहूँ संकट मोचन, जैसे हमारे देवता में हनुमान जी संकट मोचन है ना, आज पब्लिक के संकट मोचन बनकर उभरे अनिल विज जी, और मैं कहता हूं उनका सम्मान करना चाहिए, और ये पार्टीबाजी से ऊपर उठकर उनका सम्मान होना चाहिए। मैं पार्टीबाजी की बात नहीं कर रहा, जो अच्छा है। वो इंसान कौन है? चापलूसी कर लो या राजनीति कर लो, जो राजनीति करेगा वही अच्छा काम करेगा, जो चापलूसी करेगा कुछ नहीं कर पाएगा। आपके धाकड़ और बेबाक बोल सबने सुने हैं, सेक्रेटरीएट में कमरा मिले, मिट्टी वाली गाड़ी मिले, रुतबा मिले, सब चाहते हैं, आपको मिला भी, जब छीना दिल में दर्द तो होगा कहीं ना कहीं। एक बात बताओ,
छीनने का मुझे कोई दर्द नहीं है जी। क्योंकि मैंने हरियाणा के पैसों की बात कही थी, लोगों के खून पसीने की बात की थी, मैंने 1500 करोड़ की बात की थी, बाकी भ्रष्टाचार की बात की थी और वो अंडरग्राउंड की थी। मैंने सीएम साहब को लेटर लिखा था और मेरे को बुलाया भी था। मैंने कोई ओपन नहीं किया था, ओपन तब किया जब मेरे को सस्पेंड किया। यदि मैंने चापलूसी करनी होती, सिर्फ 1 साल हुआ था सरकार बनी को, भी 4 साल पड़े थे, मैं भी बाकी चापलूसों की तरह रह जाता। फिलहाल सरकार में है कहीं चापलूस? चापलूस जो चापलूस है वही सत्ता का सुख भोग रहा है। तो मंत्री बेचारे डर के खड़े रहते हैं कि अभी तुम्हारी छुट्टी ना हो जाए। जब मंत्री इस बात के लिए डरेगा कि छुट्टी ना हो जाए तो काम कैसे करेगा? छुट्टी राज्य से होती है या केंद्र से होती है? क्योंकि गुजरात के सीएम साहब की भी छुट्टी ये सेंटर से, जो सीएम की होती है तो सेंटर से होती है, जो मेरे जैसों की होती है निचले वाले कर देते हैं। क्या लगता है कि मोदी जी का मैंने इतना काम किया, वो मेरी छुट्टी करते? कभी भी ना। आज भी बात होती होगी मोदी साहब से? होती है और जल्दी मुलाकात होगी। उनके आगे अपना सारा दुखड़ा रहूंगा और उनको मैंने मेल भी कर दिया। जो मान लो नहीं भी कोई सुनता, कई लोग कहते हैं कि यार कोई दिन नहीं सुनी फिर देखेंगे। 1 जनवरी तक तो मेरे को उम्मीद है कि सुन लेंगे, नहीं सुनी फिर देखेंगे क्या होगा। दुखड़े पर असर भी होगा, कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है? 100% होगा। मैं कहता हूं कि जो हरियाणा का जन जन की जो आवाज है आप वो सुन लीजिए, रुके मित्र की ना सुनो। जब एक विधायक रो रहा है, जो विधायकों की नहीं चलती, मैं तो नहीं बोल रहा ना, और विधायक भी कोई दूसरा नहीं, वो पंजाबी विधायक था। बिल्कुल गलत नहीं कह रहा मैं भाई। एक लोग कहते हैं कि पंजाबियों की चलती है, ये भी गलत बात है। वो बेचारे उनकी भी नहीं चलती। जब उनकी चलती होती तो फिर वो कृष्ण मिड्डा जी अपना दुखड़ा न रोते। अरे जब अब विधायक रो रहा, अधिकारी इसकी नहीं सुनते, जब मंत्री रो रहे उनकी नहीं सुनते, तो मुझे लगता है यार फिर सुनेंगे किसकी? लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर हर एमएलए तो बल्कि विधानसभा का एक सीएम होना चाहिए। आपने चौधरी की बात की, चौटाला साहब का एक कहना था कि राज और खाज खुद करें तो अपनी हो तो मजा ज्यादा आता है। एक आपका बयान विनोद मेहता जी को लेकर काफी इन दिनों चर्चाओं में चल रहा है। देखो, मैंने विनोद मेहता जी शायद मीडिया के वो बुलाए हैं कोऑर्डिनेटर। हाँ, वो पीछे सीएम साहब के पास बैठ के खाज कर रहे थे। जो ईमानदार है और जिन्होंने सत्ता में पार्टी की सेवा करी है, मानो बीजेपी की सेवा करी है, बीजेपी के लिए काम किया है, उनको पता है कि राज कैसे चलाना है, किसका काज करना है। जो सिफारसी और जात पात के नाम आते हैं वो राज में तो खाज ही करते हैं, ठीक है ना। कोई राज कर रहा है, कोई खाज कर रहा है। चौटाला साहब सही तो कह रहे थे कि राज और खाज करने का बड़ा मजा है। आगे राज वाले कर रहे थे, पीछे खाज वाले थे, क्या दिक्कत है? अगला यूं जीप भी निकाल रहे हैं। जब सीएम साहब को अच्छे लोग पसंद नहीं, फिर ऐसे पसंद आएंगे ना भाई खाज खुजली वाले, तो मैं क्या कर सकता हूं? अब केजरीवाल को तो कहते हैं खुजलीवाल, और जो हमारे खुद ही कर रहे हैं तो उनको क्या बोलोगे? उन लोगों ने कोई काम नहीं किया, दूसरी पार्टियों से आए उठा के उनको लगा रहे हैं। मैं तो एक ही बात पूछना चाहता हूँ, सिर्फ मेरा तो इतना कसूर था कि मैं बड़ियों के पैदा हुआ, अग्रवालों के पैदा हुआ। हमारे तो 8 विधायक बनने के बाद भी कुछ नहीं है, सारे धक्के खा रहे हैं। कभी कहते थे कि बढ़िया ब्राह्मणों की पार्टी है, ना तो कोई बढ़िया रहा ना कोई ब्राह्मण रहा, सारे दबो दिए, कोई गरीब रहा। बीजेपी तो बात करती है प्रजातंत्र है, पार्टी में बोलने की आजादी है, सब कुछ। ऐसे तो गीत मैं भी गाता था जी। अब मैं कांग्रेस के खिलाफ कितने गीत गाता था। अब हमारे खुद कार्यकर्ता कहते हैं कि हाँ, अरे पहले से ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया। मुझे तो लगता है गीत मैंने गाना पड़ेगा। अभी जो पिछली पार्टियों के खिलाफ मैंने भ्रष्टाचार के गीत गाए, माफी मांगूंगा कि भाई सॉरी, कम हम भी नहीं है, तो मैंने गीत गाना पड़ेगा, तभी मेरे पाप उतरेंगे। मैं कई बार तो हर महीने तो जाकर डुबकी लगाता हूँ गंगा जी पे। मैं जाने अनजाने में मैंने कोई पाप किए और कोई झूठे गाने गाए हो तो परमात्मा मुझे माफ करना। कोई ऐसा गाना था जो झूठा साबित हुआ? नहीं, मुझे लगता है ना कि जितने मैंने 36 जात के मैंने गाने गाए, भाईचारा गीत गाए, वो झूठे ही थे। वो हरियाणा में झूठे गाए, इसका मतलब इनके कहने से मैंने। जब ये किसी को बख्शते नहीं है, मान लो हम राजनीति जात पात की करनी है तो गलत है बिल्कुल। मैं कहता हूँ हरियाणा के वासियों को कि सबसे पहले भाईचारा है, 36 जात का भाईचारा, हरियाणा बचा लो, भाईचारा बचा लो। जो ये राजनीति है ना, ये जाट और नॉन जाट की, ये सब राजनीति का खेल है। बीच में कहां चला जाता है जाट नॉन जाट? चुनाव के टाइम में फिर आ जाता है। ये सिर्फ बरगलाया जाता है, क्या जाट हिंदू नहीं है? हम हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, क्या जाट हिंदू नहीं है? फिर हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करो। फिर हिंदुत्व के बाद आने के बाद जात पात नहीं होना चाहिए। क्या बढ़िया हिंदू नहीं है? क्या ब्राह्मण हिंदू नहीं है? लेकिन फिर एक एक करके क्यों मसड़ दिए जाते हैं? और खासकर वो लोग जो थोड़ा पॉपुलर होते हैं। अरे जितने ज्यादा पॉपुलर लोग होंगे, जितने स्टार प्रचारक होंगे, इतना तो फायदा होगा। और मोदी जी ने कितनी मेहनत की है भाजपा को उठाने में पूरे देश के अंदर, सोच सकते हो ना अमित शाह जी ने। ये उन लोग, ये मोदी जी के सपनों को तोड़ रहे हैं, अमित शाह जी के सपनों को तोड़ रहे हैं। ये अपनी मनमानियां चलाकर एक हिटलर वाला काम करके बिल्कुल उन कार्यकर्ताओं को तराई तारी। जब एमएलए रोते फिर रहे हैं अभी भी,
जब एमएलओ के बयान उल्टे आ रहे हैं तो कार्यकर्ताओं के साथ क्या होता होगा आप कल्पना कर सकते हो। रोकी मित्रों, गाली देने से पहले सोच लो, कहीं फेसबुक ही है और सुबह से शाम तक यही देखते रहते हैं कि किसको गाली देनी है। एक आदमी ने 15-15 आईडी बना रखी है कि जैसे किसी का बयान आएगा फटाफट उल्टा लिखना शुरू कर देंगे। अरे ये तो देख लो बोला क्या है। स्टार प्रचारकों की आपने बात की, आपको लगता है इस बार बीजेपी के लिए प्रचार आसान होगा? स्टार प्रचारकों को लिए आसान होगा प्रचार करना? यदि यही सरकार रही, मान लो बदलाव नहीं हुआ, मैं तो नहीं करूंगा प्रचार। सरकार का मतलब सीएम साहब? सीएम साहब यही रहे, मैं तो नहीं करूंगा प्रचार। मैं तो नहीं करूंगा। जिससे इंसान ने मेरे को जेल में ठोक दिया तो क्या मुंह लेके जाऊंगा पब्लिक में? आप यकीन करो, जब से मेरे को जेल में दिया, मैं कैथल नहीं जाता, सिर्फ एसी में जाता हूं। क्या लोगों के बीच में लेके जाऊं? अब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं कि यार आप जैसा बेशरम आदमी एक नहीं देखा। आपने, बीजेपी ने आपको अंदर दिया, अभी भी बीजेपी में हो, आप भी अब योगी गीत गाते हो, उनके गीत गाते हो, तो मैं वो कुछ भी बोले शर्म आती है मुझे। अपना फोन नहीं उठाता लोगों के, में शर्म आती है। वो लोग क्या बोलेंगे? नीचे लोग कमेंट में मेरे खिलाफ लिखते हैं, भाई आप जैसा बेशरम कोई नहीं। वाकई में इन्होंने बेशरम बना दिया। लेकिन मेरी सोच ये है कि भाई मैं वो नहीं करना चाहता कि इन्होंने मेरे को धक्का दिया, जेल भेजे, मैं फटाफट भाग गया। मैं मोदी जी के कारण आया था, मैं मोदी जी की इंतजार कर रहा हूं, वेट कर रहा हूं। और जिंदगी के अंदर एक बात बताना चाहता हूं, मुझे कितना भी बड़ा पद दे देंगे, जब तक ये सरकार में ये लोग हैं, मैं इनके साथ कभी नहीं आऊंगा। कईयों को लगता है ना कि मैं चापलूसी कर रहा हूं और जानबूझ के पद पे आने के चक्कर में, मैं ऐसा कुछ नहीं है। सीएम बदला तो मैं आ भी सकता हूं, बाकी कुछ भी नहीं है। क्या रोकी मित्तल थूक कर कभी चढ़ा, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ता हूं। गया नहीं, अभी आप कह रहे मैं आऊंगा नहीं। क्या आप कह रहे हो बीजेपी से कहीं गया नहीं मैं, फिर कह रहे हो मैं आऊंगा? मैं इस सरकार में नहीं आऊंगा सीएम साहब के साथ किसी पद पे, मैं ये कह रहा हूं। पद की चाह है अभी भी? कोई पद की इसके साथ चाह नहीं। पद की चाह होती तो मैं भी चापलूसी करता, मेरे पास तो था मौका, हाथ जोड़ता, मैं भी तो यूं कर सकता था, नहीं किया। अरे हरियाणा के हम यार स्वाभिमान की लड़ाई लड़ते हैं। जब मेरे सामने हरियाणा का पैसा कोई बाहर के लोग लूट के ले जा रहे हैं, क्या मेरा फर्ज नहीं है उनसे पूछना? फिर हम कहा कि स्वाभिमान की लड़ाई की आपने बात की। एक लड़ाई इन दिनों पूरे देश में चल रही है, फसल और नस्ल की, उस पर रोकी मित्तल कहां खड़ा है? देखो मैं एक बात जरूर कहूंगा, भाई सरकार को कुछ भी करे, एक तो आड़त बंद नहीं होनी चाहिए। हम आड़ती भी, मेरे पापा आड़ती है, हम किसान भी है। भाई ये बातें ना बैठकर, ये सीएम साहब को चाहिए था कि गाड़ी में किसान नेताओं को ले जाकर मोदी जी से मीटिंग करवाता। किसान भी यही कह रहे हैं, केंद्र के साथ 11 बार बात भी होगी। ये सारा का सारा कसूर हमारी हरियाणा सरकार का है। अब आपने खबर पड़ी कि किसानों का और सरकार का समझौता नीरज दफ्तार जी ने कराया है। आप हरियाणा सरकार को कसूरवार खट्टर साहब कह रहे हैं मुट्ठी भर हरियाणा के। छोड़िए इस बात को, चाहे मुट्ठी भर है चाहे एक ऐसे चुटकी भर है। अभी खबर छपी, जो वो मुट्ठी भर है, फिर नीरज दफ्तार जी ने क्या जरूरत है समझौता करवाने की? रहने देना भी चुप रखो। मैं कहता हूं सीएम साहब को चाहिए कि बाहर के लोगों पे भरोसा ना करें। हरियाणा के जो हमारे किसान नेता हैं, राव इंद्रजीत है, कृष्ण पाल गुर्जर जी है, विज साहब है, चौधरी बीरेंद्र सिंह है, कितने नेता है हमारे जो किसान है, इनको सबकी ड्यूटी लगाए। सारे सांसद हमारे धर्मवीर जी है, कितने सांसद है, भाई आप लोग बात करो और फिर आप खुद मोदी जी से बात करो और फिर उनके बीच के अंदर एक सिस्टम बनाओ कि ना उनको दिक्कत आए ना उनकी दिक्कत आए। ठीक है ना? फिर देखो फिर क्या एकदम मसला हल हो जाएगा। इसका मसले का हल सीएम साहब ही निकाल सकते हैं और यूं सिर्फ 2 दिन का काम है। लेकिन आप लोग अपने हरियाणा के नेताओं पर भरोसा ही नहीं कर रहे। उनकी बेचारे वो उनको घुसने दे रहा, कोई विरोध कर रहा, कोई कभी सोचा इस बार के बारे में? यदि वो मुट्ठी भर है तो फिर जगह जगह विरोध क्यों हो रहा है? मुट्ठी भर तो एक ही जगह कर सकते हैं ना। ऐसा कुछ नहीं है। और हमारे किसान भाइयों को गलत भी नहीं कहना चाहिए, कभी हम कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। किसान किसान होता है, अन्नदाता होता है, लेकिन उनको समझाया जा सकता है कि ऐसे नहीं, ऐसा कर लो, हरियाणा की तरक्की के अंदर आप। लेकिन कहीं ना कहीं किसान भी अड़ गए हैं कि रद्द ही करो जी कानून, हम इसमें संशोधन नहीं चाहते, हम बीच का रास्ता नहीं चाहते। क्या जब ओपनिंग के अंदर किसान कह रहे थे कि कोई रास्ता निकालो, उस टाइम हमारी गलती है, हमने रास्ता निकाला ही नहीं। रास्ता भी निकल सकता है, क्या किसी ने बात करके देखी है? अगले कहते हैं एक बार मंच पे तो आओ, मंच पे आना चाहिए। अरे हम ना कांग्रेस का टाइम था जब हम कैथल में होते थे, हम कोई भी मसला होता था हम धरना देते थे। उस कांग्रेस सरकार की खासियत थी, वो धरना पे एसपी साहब आते, डीसी साहब आते या कोई मंत्री, उनका एमएलए मंत्री आता और उस चीज को सुलझाते थे वो। लेकिन अब चीज रही नहीं। अब तो कहते नहीं नहीं इसको खत्म करो, इस पे का FIR कर दो। ये गलत है बिल्कुल। आने वाले टाइम के अंदर मेरे जैसे को तो दबा दोगे, लेकिन उनको नहीं दबा सकते जी। किसानों में दम है भाई, बिल्कुल।
और उनको नहीं दबा सकते। ये तो मानो कोई बनिया दबा दिया, ब्राह्मण दबा दिया, कोई गरीब दबा दिया। मोदी साहब के पास आप जा रहे हो, आपने कहा मुलाकात भी होगी, कहोगे कि किसानों के मसले का हल हो? मैं बोलूंगा और बिल्कुल ईजी है, और मैं गारंटी करता हूं, मैं मोदी जी को बता के आऊंगा, और बिल्कुल आसान है, किसान भी खुश हो जाएंगे, सरकार भी खुश हो जाएगी। अरे इन्होंने कोई फार्मूला निकाला नहीं, मैं गारंटी करता हूं 1 दिन का काम है, किसान भी खुश, सरकार भी खुश, सारी जनता खुश, और ये सारा सिस्टम बन जाए। जब मोदी जी के पास बैठेंगे ना, कुछ ये अपने दिल की कहेंगे, कुछ वो अपने दिल की कहेंगे सरकार, और जब सीएम साहब खुद लेके जाए बस में, अरे आता तो वैसे समाधान हो जाएगा। लेकिन सीएम साहब ने सोचा, को धरने पर खड़ा होने देंगे किसान? मैं एक बात कहता हूं, जब सीएम साहब के बोलेंगे ना कि भाई मैं समस्या का समाधान कराऊंगा, चलो मेरे साथ चलिए, और उसके बाद सीएम साहब उनके बीच में जाएंगे, मैं गारंटी करता हूं स्वागत होगा, वेलकम होगा। ऐसा किसान हमारा नहीं है कि फिर भी विरोध करेगा, वो विरोध इसलिए कर रहा है कि उनको लगता है कि हमारी कोई सुनता नहीं है। जब ये लगेगा कि हमारी कोई सुनने वाला आ गया, तो मुझे नहीं लगता नहीं, लगेगा ही नहीं, होगा ही नहीं विरोध, गारंटी इस बात की। अभी एक मंच पे भी आप जाने वाले हैं कई बड़े नेताओं के साथ बरवाला में, वो क्या आयोजन है, उसमें क्या कुछ पॉइंट उठाएंगे? वो तो दधीची जी महाराज का प्रोग्राम है, कुलदीप बिश्नोई जी आ रहे हैं, बलराज कुंडू जी आ रहे हैं, और हर्षमोहन भारद्वाज जो पंडित जी जिसकी गर्दन, कई लोगों का इंतजार है, रोकी मित्र वहां पर मंच से क्या बोले? नहीं देखो, एक ये आपस का भाईचारा का मंच है, और मैं कहता हूं कि जिस दिन जनता पार्टी को ना देखकर अच्छे लोगों को वोट देना शुरू कर देगी, तो पार्टियां भी अच्छे लोगों को टिकट देना शुरू कर देंगी। हम पार्टी के नाम पे किसी को जिता देते हैं, फिर वो काम नहीं करता, घर बैठे रहता है इसी में, फिर हम रोते फिरते रहते हैं, 5 साल तो हमारे खराब हो गए। ये नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं अच्छे लोगों को हरियाणा हित के लिए आगे आना चाहिए, और मैं उस हरियाणवी के साथ हूं, हर उस नेता के साथ हूं जो खुले मन से हरियाणा के बारे में सोचना चाहता है, हरियाणा के लिए कुछ करना चाहता है, और मैं उसका साथ दूंगा। जिनसे आप सबसे ज्यादा नाराज हैं वही कह रहे हैं मैं हरियाणा का हित चाहता हूं। मैं चाहता हूं। कौन कहते हैं? सीएम साहब। भाई जब किसी के चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता, चाहने से जब होता है कि पब्लिक में जाके कुछ करिए। मैं कैथल गाऊं, चाहे कोई मेरी बात का गुस्सा करे, जो रणदीप सुरजेवाला काम करवा गया, हम लोगों ने वहां कुछ नहीं किया। बताओ हमने कौन से प्रोजेक्ट बनाए? मैं करके तो दिखाए ना। मैं पंचकुला रहता हूं, मुझे बताओ कि वो प्रोजेक्ट चल रहे हैं भैया। ये बीच के जो चापलूस लोग हैं कि ये कहते हैं ना, उसको भैंस को हरा चश्मा लगा दिया, वो तोड़ी भी डाल दी, वो भी हारी बरसेनी समझ के खाई जा रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए। सीएम साहब को खुद पब्लिक में उतरे तो पता लग जाएगा। अब इस साहब की आप पब्लिक में जाते हो, खुला दरबार में, कितनी दुनिया होती है, कितने दुख है लोगों के। जब पब्लिक में जाते तभी पता लगता है ना। हॉस्पिटल में जाके पता लगता है कि लोगों की बीमारियां कितनी है। जब तक वहां नहीं जाओगे तो कोई पता लगता, वहां जाके पता लगेगा। थाने में जाके पता लगो कि कितना अपराध है। तो सीएम साहब को चाहिए कि इन चापलूसों को छोड़कर खुले दरबार लगाए तो पता लग जाएगा कितने दुख दर्द है पब्लिक के। जब लोगों से मिलोगे नहीं तो कैसे पता लगेगा? एक चौटाला साहब ने कल ही बयान दिया है कि साथ के साथ खट्टर साहब का भी इस्तीफा आ जाता तो रोग ही कट जाता, क्लेश कट जाता। गुजरात में जो इस्तीफा आया मुख्यमंत्री जी का, उस पर उन्होंने टिप्पणी की है, क्या कहेंगे? देखो, वो एक कई बार सीएम रह चुके हैं, हर एक बड़ी पार्टी के नेता है, वो बोल सकते हैं। ये ऐसे तो मेरे पास भी कईयों की कॉल आई कि जी अपने हरियाणा में नंबर कब आ रहे हैं। वो तो मोदी जी बताएंगे, और मोदी जी से जब मिल के आऊंगा तो पूछ भी लूंगा भाई। तो लेकिन ये तो एक बड़ा मामला है, और मेरी तो इतनी होती ना कि मेरी इतनी पावर होती, और जैसे मेरे को जेल भेजा था, मैं तो साथ ही साथ निपटाता। मेरी है तो नहीं है ना पावर। पावर आएगी, कहते ना लगे रहो, पावर हमारी भी आएगी, दिन हमारे भी आएंगे, वक्त हमारा भी आएगा। ये तो वक्त की बात है। नहीं, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मोदी जी का राज है कि मेरे बुरे दिन है, लेकिन एक दिन अच्छे दिन मेरे भी आएंगे। एक गीत लिख रहे हैं आप इस साहब के लिए, कब रिलीज हो रहा है, क्या कुछ उसकी 2-4 लाइनें अगर? वो गाना जैसे उनके हाव भाव है, काम करने का स्टाइल है। मैं कई दिन तो सोचता रहा कि नहीं साहब के लिए क्या गाना लिख सकता हूँ, और क्योंकि आज जहां नेताओं को घुसने भी दिया जा रहा, आज उसकी इतने प्रशंसक पूरे हरियाणा से आते हैं, लोगों को इतनी उम्मीदें हैं, और दबंगता की बात करते हैं, थानों में रेड मारते हैं, कभी टंकी पे चढ़ जाते हैं। ये उसके अंदर एक ललक है कि कुछ करना है। तो फिर मैंने उसके लिए एक गाना लिखा, शेर है बब्बर कहते हैं गब्बर, शेर है बब्बर कहते हैं गब्बर, विज बड़ा दमदार है, जन जन का मसीहा विज का, लगे खुला दरबार है, लगे खुला दरबार है। जो उसके बारे में जिसकी ना सुनता कोई,
उसके सुनते भी साहब, भ्रष्टाचारी काम चोरों को बीज ना करता कभी भी माफ। ऐसा गाना आ रहा है जिसकी कोई नहीं सुनता, उसके भी साहब सुनते हैं। आपने मोदी साहब के लिए गाने गाए, पीएम बन गए, सीएम आपने बना दिए। इस गाने के बाद हरियाणा में कुछ बदलाव की उम्मीद रखें? मैं तो ये चाहता हूं कि जैसे गाना रिलीज हो और कुछ दिन के बाद साहब को एक बार कमान देके देखो। 20 एक बात बोलूं, सीएम साहब ने 6 साल राज कर लिया, 6 कर 7 साल, 7 साल कर लिया। मैं कहता हूं 20 साहब को 7 महीने दे के देख लो, अब फिर 7 साल का कंपेरिजन करके देख लेना। जैसे यूपी के अंदर योगी जी फेमस है, मैं गारंटी करता हूं, दिल से कहता हूं, 20 साहब ऐसे काम करके दिखाएंगे और ऐसे फेमस हो जाएंगे। क्योंकि 90% तो रातों रात अंडरग्राउंड हो जाएंगे भ्रष्टाचारी। वो तो एक ही बात बोलेगा, भाई ये तो भ्रष्टाचार बंद कर दो और रिजाइन देके घर बैठ जाओ। बिल्कुल, वो अपने आप ही सुधार हो जाएगा। भैया जब तक लोकतंत्र के अंदर डंडे की पावर नहीं होगी अधिकारियों के ऊपर, जब तक लोकतंत्र नहीं चलता, हरियाणा सरकार नहीं चलती। जब कृष्ण मिड्डा जैसे विधायक ये बोलेंगे कि हमारे से अधिकारी तो आतंकवादी हैं, जो जिम्मेवारी तो लेते, जिम्मेवारी नहीं लेते, ये बातें बहुत बड़ी बातें हैं भाई। यही बात कोई दूसरी पार्टी वाला बोल देता, हमारी पार्टी की जो सोशल मीडिया टीम है उसको गद्दार, हिंदू विरोधी, देश विरोधी, तालिबान समर्थक, पता नहीं क्या क्या बोलती। रॉकी मित्तल बोल देता, सीधा जेल में ठोक देते, और ठोका भी हूं, और बिना एक्सीडेंट के। अभी भी मुझे खतरा है, हो सकता है कि आपका इंटरव्यू के बाद फिर मेरे को जेल में डाल दे। लेकिन मैं तो ये देखना चाहता हूं कितनी बार जेल में डालोगे, गोलियां ठोकनी शुरू कर दो तो पर रखो, सीधा सारा बंदा खड़ा कर सीधा ठोक दिया, क्या जरूरत है, कोई बोलेगा ही नहीं। 2 चेहरों को मार दो, उसके बाद कोई बोलेगा ही नहीं। आवाज पूरी तरह दबा दें, आप कहने का मतलब? भैया मैं तो नहीं दबूंगा, जब तक जिंदा हूं मैं तो नहीं दबूंगा, मरते दम तक हरियाणा के हितों की बात उठाता रहूंगा और ऐसे जिंदा दिली से जिंदा जीऊंगा। आज की डेट में मुझे सस्पेंड किया या मैं हट गया, मैं खुश हूं कि आज उस सरकार का हिस्सा नहीं हूं जिस सरकार को लोग, जिन लोगों को लोग घरों में घुसने देते, जिसकी गलियों में घुसने देते। आज मैं खुश हूं कि खुले शहर कितने कहां घूमू, पहले ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं बोलना। अरे कोई बंधुआ मजदूर थोड़ी है, हम काम करने आए हैं। मैंने 2018 में सीएम साहब ने मेरे को काम करने दिया, 4-5 महीने में कितना काम किया मैंने। उस टाइम पॉपुलरिटी सीएम साहब की भी नंबर 1 पे थी पूरे हरियाणा में। लेकिन अगलों को अच्छा नहीं लगता, क्या करें। अब अगलों को खुजली वाले, कोई दूसरे, कोई तीसरे, कोई चौथे, जो कल तक दूसरी पार्टियों गीत गाते थे वो अच्छे लगते, तो मैं क्या कर सकता हूँ। और मैं तो ये कहता हूँ जो मेरे बाद में लगाए थे उन्होंने गीत भी नहीं गाया, वो तो पब्लिसिटी भी नहीं हुई, फिर क्यों करोड़ रुपए बर्बाद कर रहे हो। यदि मैं तो चलो उनको खटकता था कि रॉकी मित्तल अच्छा नहीं है, जो बाकी बाद में टीम लगाई है वो तो उनकी फेवर की थी ना, उनके चहेते थे ना, फिर पब्लिसिटी क्यों नहीं हो रही। मैं तो योगी जी की बड़ी अच्छी कर रहा हूँ, अब प्रोग्राम भी शुरू हो गए। तो बिल्कुल ये थे रॉकी मित्तल, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी के साथ बताया है कि हरियाणा सरकार में क्या चल रहा है और किस तरह से आने वाले दिनों में बदलाव भी हो सकते हैं, और बदलाव इनके अनुसार जरूरी भी है, क्योंकि अगर हरियाणा में हालात बदलने हैं। और बड़ी बात एक और निकल कर आई है कि किसानों के मुद्दे पर इन्होंने खुलकर कहा है कि अगर खट्टर साहब चाहें तो 2 दिन में समाधान हो सकता है। अब समाधान सीएम साहब चाहते हैं या नहीं, ये तो वही बताएंगे। लेकिन फिलहाल दिल खोलकर कमेंट्स कीजिएगा और बताइएगा कि इस पूरे इंटरव्यू को लेकर आपकी क्या राय है। जिस तरह से सरकार को लेकर इन्होंने पूरी तरह से, हम ये कहेंगे कि पोलपट्टी एक तरह से अंदरूनी बातें खोलकर रखी हैं, उस पर आपकी क्या राय है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ तमाम खबरों के अपडेट्स के लिए अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर। हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप। आज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज के मंच पर एक